अब जब हाइब्रिडाइजेशन आ गया, रेजोनेंस आ गया, तो देखना बेंजीन की फोटोग्राफ अगर हम ऐसी माने तो हर कार्बन ने 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाए हुए या नहीं। मान लो आपने कार्बन पकड़ा तो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई। किसी को भी चेक कर लो। तो जब हर कार्बन ने 3 सिग्मा और 1 पाई बनाया तो इसका मतलब हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। और जब हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्या करें? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऐसा होता था क्या? देविका जी आ गया या नहीं? और इनके बीच में एंगल कितना? 120 120 120। ये तो होता था sp2 में, और इनका जोड़ीदार जो होता था वो छोटा सा यहाँ पे होता था। तो ये सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे। तो देखना है क्या खतरनाक डिज़ाइन बनने जा रहा है। एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। हाँ या नहीं? कितने कार्बन हो गए? सब sp2 sp2 sp2। सब एक ने साइड साइड ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया। इतना तो किस्सा बन गया नहीं? देखो फिर यहाँ कौन आ गया? 1s ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ये सीन बन गया। अब जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो एक p अनहाइब्रिडाइज बच जाता है नहीं? तो अब एक p जो अनहाइब्रिडाइज बचा उसको मैं देखो कैसे दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा लिटा देता हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं ऐसे करने से? है तो अभी बेंजीन। दोनों सेम रिंग बना दिया मैंने 2 बार। अब इसमें हर कार्बन पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो ये है क्या? दो बार क्यों बना रहे हो ऐसे टाइम खराब करने के लिए? और बहुत ही फालतू टाइम हो जाए तो हम तीसरा भी बनाने को तैयार हैं। सैंडविच तो सबने देखा है। कैसी बात कर रहे हो सर? सैंडविच नहीं देखा होगा क्या हमने? ये क्या हुआ? ये दोनों बोले हम साइड वाइज ओवरलैप कर लेते हैं, फिर ये बोले हम दोनों कर लेते हैं, फिर ये बोले हम कर लेते हैं। तो ये बोला मैं तेरे साथ ही करूँ, मैं इसके साथ भी तो कर सकता हूँ। और ये सिलसिला हो गया तो ये बन जाएगा। हाँ या नहीं? तो यही और ये तो वही वाला सीन क्रिएट हो गया, ये वाला 2 बेंजीन वाला। पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई। और देखना ये क्या हो गया। ये कहता है मैं और ये नीचे वाला, समझ गया क्या? सैंडविच नहीं बन गया? ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले। तो ये कौन है? ऊपर वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये नीचे वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये बीच में कौन? हेक्सागोनल चीज का पीस सैंडविच में। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन। तो जब ये sp2 है तो सारे एंगल कितने होंगे? 120। तो ये प्लेनर हो जाएगा या नहीं? ये सब 120 120 120। मान लीजिए आप कहते हो ज़्यादा बढ़िया सा हमें जाना ही नहीं सर। एक बार दूसरी तरफ से, एक बार दूसरी तरफ से, और ये क्या हो गया? सैंडविच बन गया नहीं? और भी सब जगह से एक जैसा। तो इसी को तो रेजोनेंस कहते थे कि असली में क्या है? असली में सब जगह से एक जैसा है। अब आप Br यहाँ जोड़ो और यहाँ जोड़ो तो एक ही बात है, क्योंकि सब जगह से तो ये यहाँ ना जोड़ के आप कहते हो जी मैं तो एक जैसा सा नहीं, एग्जैक्टली एक जैसा ही है। अब कहो मैं Br यहाँ जोड़ रहा हूँ, कहते जोड़ दो, हम दोनों भी बीच में से एक जैसे हैं। यहाँ से ना जोड़ के यहाँ जोड़ दो तो भी हम बिल्कुल एक जैसे हैं।
नहीं, एक से ही हैं हम तो सब जगह से, ठीक है क्या? तो एक तरह से डीलोकलाइजेशन, बोलो। डीलोकलाइजेशन नहीं बताया था, अपनी जगह से अपनी जगह भी जमे रहना तो लोकलाइज्ड, और सब जगह टहलते फैलते रहना तो डीलोकलाइज्ड। दूसरी तरह से बात सोचो, ये कौन है? साइक्लोहेक्सीन। तो इसमें हम जब H2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन, हाइड्रोजनेशन। तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती थी उसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते थे क्या? बोलो। मान लो -A, तो जब मैं ये करूं तब तो 2H2 होंगे, फिर से ये बन जाएगा। इस बार जो डेल्टा H होगा वो कितना होना चाहिए? -2 है या नहीं? इसका क्या नाम? साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। और ये क्या? साइक्लोहेक्सा 1,3 ट्राइन। अब अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो डेल्टा H कितनी होनी चाहिए? एक बॉन्ड था तो ये, 2 है तो -3 है, लेकिन जब डेल्टा H किया तो -3 नहीं थी, -3 नहीं थी। तो याद करो, पढ़ाया था। अगर -3 होती तो फिर तो इसका नाम बेंजीन के बजाय साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन ना होता। वो तो हम कहते नहीं बेंजीन को, क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने रेजोनेंस कर लिया और इसने जो एनर्जी निकली वो सचमुच में थी बी। सचमुच में जो एनर्जी जो थी वो थी बी। तो मैं ऐसे बोल दूँ एक्स, तो एक्स और 3A का जो डिफरेंस था वो कौन थी? वही तो थी हाइब्रिडेशन एनर्जी। इसने हाइब्रिडेशन के नाम पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर रखी ना। तो कुल मिला के बेंजीन प्लेनर हो गया क्या? दिखा दिया, जब सारे sp2 है तो प्लेनर हो गया। और CC बॉन्ड लेंथ कितनी है? आइडेंटिकल है, ऑल 6 CC बॉन्ड लेंथ्स आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल में कैसी हैं? इंटरमीडिएट। किसकी इंटरमीडिएट? C सिंगल बॉन्ड C 154 पिकोमीटर और C डबल बॉन्ड C 134 पिकोमीटर की होती है, इनके बीच की कोई है। और हर एक कार्बन sp2 भी है, दिखाई दिया ऊपर। अब इसको हमने साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन नहीं कहा, इसे हमने एल्कीन नहीं माना, इसे तो हमने क्या माना? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन माना। और क्या कहा था कल परसों की? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें अनसैचुरेशन है, 3 जगह डबल बॉन्ड है, फिर भी ये एडिशन रिएक्शंस के बजाय ज़्यादा क्या पसंद करता है? In spite of unsaturation, quite stable and prefer to show substitution रिएक्शन कौन दिखाते थे? एल्केन एल्काइन में। एल्कीन एल्काइन तो किसे पसंद करते थे? तो इसमें 3 जगह डबल बॉन्ड होने के बावजूद एडिशन रिएक्शंस दिखाने के बजाय क्या प्रेफर करता है? तो ये बात इन्हें लग कर रही ना, तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि तुम कौन हो? तुम एल्कीन्स नहीं हो, तुम एल्काइंस नहीं हो, सॉरी तुम ट्राइन्स नहीं हो, तुम तो कौन हो? तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए उनमें क्या प्रॉपर्टी है? एरोमेटिसिटी। क्या प्रॉपर्टी है? अब एरोमेटिसिटी के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है कि वहाँ डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग इज नेसेसरी। अब ये क्या मतलब है अभी समझा रहा हूँ एग्जांपल देके। पहली शर्त है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। दूसरी शर्त है
प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, प्लेनर एंड साइक्लिक। और तीसरी शर्त है शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल को 4n+2 रूल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें मैंने सारी बातें कवर कर रहा हूँ। इन कॉन्जुगेटेड प्लेनर साइक्लिक सिस्टम number of delocalized pi electrons is 4n+2 where n is equal to 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। only then aromatic, अदरवाइज नॉट। तभी एरोमेटिक होंगे वरना नहीं होंगे। हमें समझ नहीं आया आपने क्या पढ़ा दिया है कि नहीं। तो अब देखो, अब आ जाएगा, कुछ नहीं है, अब आ जाएगा बड़े आराम से। अगर 1 मिनट के लिए आपको याद हो, मैंने आपको इसी दिन के लिए पढ़ाया था। ये कौन था, किसी को याद होता हो? मेरे कोर्स में नहीं था, फिर भी मैंने पढ़ाया था। ये बिल्कुल सही, बोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन और ये चेयर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये प्लेनर है क्या? ये प्लेनर है? तो ठीक है तुम्हारी सबकी। नहीं, ये एक पेपर के प्लेन में आ जाएंगे क्या? ये टेबल पे अगर नाव रखोगे, नाव टेबल पे बोट रखोगे तो उसके 2 कोने तो टेबल के ऊपर होंगे, तभी तो बोट होगी। ये तो टेबल के ऊपर से ऊपर उठ के आ रहे होंगे। और इस चेयर को रखोगे तो ये नोक टेबल पे होगी और ये स्टिक नोबल पे होगी, ये तो सब हवा में होगा। और अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा हुआ करता फिर ये तो पूरा टेबल पे बिछ जाएगा या नहीं? प्रैक्टिकली इमेजिन करा करो ना चीज़ों को। ये चाहिए मैं आपको रिंग दूंगा कौन से कपड़े की तरह, कारपेट की तरह टेबल पे बिछा दो, बिछ जाएगा। और जैसे बोट दूंगे कैसे मुड़ी हुई, उसको टेबल पे बिछा दो, बिछ जाएगी। अब अंदाजा नहीं हुआ प्लेनर किसे कहते हैं। तो बेंजीन हमने पढ़ लिया प्लेनर होता। पहली बात साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है। अब डिलोकलाइजेशन का क्या मतलब है? कॉन्जुगेशन जैसे, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल गाना जब है तो उसे कॉन्जुगेटेड कहते थे, उसी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन मान लो। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? तो 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4n+2 रूल में बैठ गया है नहीं? बोलो जल्दी। n की जगह 0 डालूँ तो 2 आता है, 1 डालूँ तो 6 आता है, तो 6 तो आ रहा है ना। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या एरोमेटिक है या नहीं? ये कंपाउंड साइक्लिक तो लगा रहा है। प्लेनर का हमें पता चल ही नहीं सकता, बस फोटो के हिसाब से तो प्लेनर ही मानना पड़ेगा भाई। अगर उसकी फोटो कुछ ऐसे वैसे करके वो बना देता, ऐसे करके दिखाता कि जी ऐसा है, फिर तो हम कहते हैं भाई ये प्लेनर नहीं है। तो अब किसी मॉलिक्यूल का हमें क्या बताओ प्लेनर है नहीं? अगर हमें साइक्लोहेक्सेन की वो शक्ल ना बताई होती, हम तो साइक्लोहेक्सेन भी प्लेनर मान के चलते रहते हैं। तो इसलिए प्लेनर वाला फंडा तो देखने से पता नहीं चलेगा, अनलेस अनटिल उसको टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाए। तो प्लेनर तो मान लें है ही इस शक्ल के हिसाब से। तो साइक्लिक भी है। अब देखना कॉन्जुगेशन है क्या है? सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ये तो 2 बार सिंगल सिंगल बज गया, तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, खत्म, छुट्टी, तुम एरोमेटिक नहीं हो। पाई बॉन्ड कितने हैं? तो मैं बोल दूँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैं से बोल दूँ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पाई बॉन्ड। तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो इसमें तो इवन नंबर है। जब इवन नंबर पाई बॉन्ड्स है तो ये बनेगा ही नहीं। तो ये एरोमेटिक नहीं है। और अगर मैं ये बना दूं, इस पे एक लोन पेयर रख दूं, सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक खुद का होगा, किसी से छीना होगा। अब एरोमेटिक हो गया। सिंगल डबल सिंगल लोन सिंगल डबल सिंगल, तो याद है डबल सिंगल में डबल की जगह लोन पेयर आ जाए तो भी कॉन्जुगेशन मानते हैं। हो गया एरोमेटिक।
अब आपको जो पाए तो लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन जैसा ही काउंट करना होता, फिर तो हो गए 6। कितने कोने, और फिर इसमें मैं ये फोटो बना दूं तो क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? फिलहाल लग तो रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन तो नहीं है, सिंगल सिंगल। अब देखना हो गया, सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन कितने? प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या हो गया? ठीक है, इसका नाम जानना चाहो तो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन। इसका क्या हो जाएगा उस हिसाब से? साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन। ठीक, अब बताओ, कुछ भी हो सकता है, बोला तो 0 1 2 3 4 होल नंबर होना चाहिए। 0 सही, 0 को नेचुरल नंबर में मिल जाता है ना शायद। 0 1 2 3 बस। एन कौन है? एन कोई नेचुरल नंबर है। अब बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? क्यों? बस सिंपल सी बात, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसलिए नॉट एरोमेटिक। अब बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं? ये एरोमेटिक है या नहीं? ये क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपिनाइल एनायन, ये साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन। अब बताओ इनमें कौन एरोमेटिक है? क्या दोनों है या ये क्या? ये सिंग माइनस चार्ज है, और नेगेटिव का मतलब ये तो होता है लोन पेयर है वहाँ, एक अपना है किसी और से छीना हुआ। हाँ तो क्या मैं पूछ रहा हूँ इनमें कौन एरोमेटिक है? आप कह रहे आ गया सर, क्योंकि इसमें एक ही पाया है, एक पाया है मतलब 4 0 0 2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बस। इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसलिए 4 पाई तो इसमें बनता नहीं किसी तरह। कॉन्जुगेशन दोनों में है, साइक्लिक भी दोनों है, प्लेनर भी दोनों है, कॉन्जुगेट भी दोनों है, लेकिन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और हकल 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने में फॉलो होता है। तो आते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कोल्टार नाम सुना है क्या? मेरा ख्याल ही वही है जिसे तारकोल करते हैं शायद, अब पता नहीं मुझे, वही है, पता नहीं मुझे। एक हार्ड ग्लास की ट्यूब में चूरा करके कोयला रखो, कोयला, और इसमें कॉर्क लगा दो। कॉर्क समझते हैं ना? फिर उस कॉर्क में होल करके एक ट्यूब फिट कर दो, जिसको आप डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, कई सारी बार फिगर्स बनाई हो बचपन में कभी। और यहाँ पानी में इस डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड बंद कर दो, और इसे स्ट्रांगली हीट कर दो। तो जब हीट करोगे तो पहले से उसमें सारी एयर निकल आएगी, देखो एक्सपेंड कर करके, गर्म हो के। फिर जब यहाँ हवा नहीं रहेगी तो इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या कहते हैं? तो अब इसमें से कई सारी गैसेस वैसेस निकलती हैं, कई सारे वॉलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं, तो एक थिक ब्लैक लिक्विड मिलता है बाद में यहाँ। शायद उस थिक ब्लैक लिक्विड को कोल टार कहते हैं, शायद, पक्का नहीं पता मुझे। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो ये कोल टार पहले तो सड़कें वड़कें बनाने के काम आता होगा। अब बाद में पता चला इसमें तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्पेशली शायद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो आज की डेट में से ऐसे बेकार नहीं करते, इनमें से उन्हें भी निकाल लेते हैं। तो कॉमर्शियली मतलब समझते हैं ऑन लार्ज स्केल, फ्रॉम कोल टार में से निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी कोई मेथड पूछे जाने वाली बात है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं आ जाए उसके लिए हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में तो ये आएगा जो हम पढ़ चुके। फ्रॉम एल्काइंस में भी सिर्फ सही मायने में अगर बेंजीन का ही कर रहा है तो 23 केल्विन था, इधर कौन वाली थी?
बेंजीन। तो ये मेरे कोर्स में नहीं आई, मैंने ऐसे ही बना दिया, पहले कभी होती थी। ये प्रोपाइन। तो अगर इसे आप प्रोपाइन को रेड हॉट मेटल ट्यूब से निकालोगे तो ये बन जाएगा। बोलूँगा 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन, जब इसके 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक। बोलो हाँ या नहीं। दूसरा फ्रॉम बेंजोइक एसिड, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड हेडिंग भी बना सकते हो। कैसे? ये होता है बेंजोइक एसिड, इतना तो आ गया। अब NaOH प्लस सोडा लाइम, याद आ गया। CaO सोडा लाइम क्या करता था, ये CO2 को भगा के ले जाता था बीच में से। डीकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये होता है, इसको निकल एल्युमिनियम एलॉय NaOH के साथ हीट कर दो तो पता नहीं कहाँ से इसका रिडक्शन हो जाता है। एक H इधर हाइड्रोजन, तो एक H इधर, ये क्या बन गया बेंजीन। और ये क्या बन गया HCl NaOH के साथ भाग जाता होगा। प्रोडक्ट कौन? बेंजीन या नहीं? रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को तो जानते हो, ये है आपका फिनॉल। आप इसे हीट कर रहे हो जिंक डस्ट के साथ, Zn इसका O लेके भाग जाएगा। प्रोडक्ट क्या आ गया? O लेके भागा, जिस पे आ गया बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर यूजुअली कलरलेस। अच्छा होते होंगे जब आप कह रहे तो पानी में घुलते होंगे या नहीं, क्योंकि इनमें कोई पोलैरिटी तो है नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वाटर के साथ बना सकते नहीं। कोई से भी हाइड्रोकार्बन्स पानी में घुलते थे क्या? सॉल्युबल इन किस में डिजॉल्व हो जाएंगे बताओ? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सभी डिजॉल्व होते थे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाएंगे। फ्लेमेबल, आग लग जाती होगी इनमें या नहीं? तो जिनमें आग लग जाए उन्हें फ्लेमेबल कहें या इनफ्लेमेबल कहें? कोई भी नहीं है मेरे साथ। कभी देखा वो सड़क पे जा रहे हो, आपके आगे आगे टैंकर चल रहा हो, ट्रक वाला टैंकर जिसको ऐसे होता है, यहाँ पे ऊपर में ढक्कन लगे होता है, कभी पीछे लिखा होता है इंडियन ऑयल या HP, उस पर बड़ा बड़ा यहाँ क्या लिखा होता है? हाईली। तो इस पर तो हाईली फ्लेमेबल लिखा नहीं, इस पर तो हाईली फ्लेमेबल लिखा हुआ है। इसमें आग नहीं लगेगी, बिल्कुल भी आग नहीं लगेगी, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर डरना क्या, फिर लिखने की जरूरत क्या है? हमने तो दिमाग नहीं लगाया इतना कभी, है कि नहीं? बोलो। तो जिसमें आग नहीं लगती वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, और जिसमें आग लगती है वो इन्फ्लेमेबल होता है। हाँ सर, तो हम ये गलत फहमी में थे, अक्सर रहते हैं, सब मैं भी रहता था। तो इनमें बढ़िया से आग लग जाती है। बर्न विद सूटी फ्लेम, खूब काला धुआं छोड़ते हुए जलता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान यही होती थी, जब लैब में मान लो एरोमेटिक कोई कंपाउंड मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, बताओ एरोमेटिक है या नहीं। तो पता क्या, सबसे सिंपल पहचान करते हैं, जेब से कोई सिक्का निकालते हैं, थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड लिक्विड है तो सॉलिड है तो उसके किसी कोने पर रख लेते हैं सिक्के के, और फिर बर्नर लैब में होते हैं, या बर्नर से उसको बर्न करते हैं। बहुत थोड़ा सा रखा हुआ है, आग वाग तो ऐसी लगेगी कि हाथ में जल जाएगा। तो अगर ये बर्न हो और बर्न होने के साथ खूब सारा काला 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 धुआं छोड़े तो इसका मतलब ये सूटी फ्लेम एरोमेटिक है। जनरली कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होते हैं, नाम इससे पड़ा था इनका, किनमें स्मेल होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और वो पुराना फंडा है, BP इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। बेंजीन नहीं, बेंजीन से टॉल्यूइन बनाओ, टॉल्यूइन पे बेंजीन पे CH3 लगा दिया, फिर C2H5 लगा दिया, फिर C3H7 लगा दिया, तो साइज बढ़ता जा रहा होगा या नहीं? तो BP बढ़ता जा रहा होगा। और ज़्यादातर कैसे होते हैं,
टॉक्सिक, कार्सिनोजेनिक, कैंसर हो सकता है उन्हें आप सूंघते हो तो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, आज ही पढ़ाया था। अनसैचुरेशन होने के बावजूद सब्स्टिट्यूशन दिखाना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ एडिशन, समझ गए। और सब्स्टिट्यूशन कौन से वाला होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो आज के बाद जब भी आप कोई एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये हेडिंग जरूर आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम पर आपको हमेशा हर एरोमेटिक कंपाउंड में 5 रिएक्शंस पढ़ाई जाएंगी। कितनी? और 5 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जब आपको पढ़ाई जाएंगी, उनमें क्या होगा? पहली कहलाती है हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन साहब आ रहे होंगे कोई, तो अगर हेलोजिनेशन में भी मैं स्पेसिफिकली लिख दूं Cl2/FeCl3 तो आप बोलोगे क्लोरीनेशन। और अगर मैं बोल दूं Br2/FeBr3 तो या तो FeCl3 लेते हैं या Fe लेते हैं, और Fe कमी लिखते हैं, ज़्यादातर सब FeCl3 लिखते हैं, तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। और अगर I2 कुछ कर दूं तो आयोडीनेशन हो जाना चाहिए। और अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ HNO3 + H2SO4 से, कहीं अलग से लिख लो, 12th के बोर्ड के पेपर में आया था अभी ये 2-3 साल पहले, कहीं अलग से लिख लो कॉन्क HNO3, कॉन्क तो समझते हो, कंसनट्रेटेड, कॉन्क HNO3 + कॉन्क H2SO4 इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या कहते हैं इसे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इट इज़ द सोर्स ऑफ नाइट्रोनियम आयन। किसकी सोर्स है? नाइट्रोनियम आयन की सोर्स है। तो ये क्या कराएगा? नाइट्रेशन। कैसे? ये पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा अभी कैसे बनता है, क्या है, आज तो टाइम नहीं बचा, कल समझा देंगे। नाइट्रेशन तो एक हो गई हेलोजिनेशन, एक हो गई नाइट्रेशन। एक यूजुअली कॉन्क H2SO4 से करते हैं, कई बार कॉन्क H2SO4 + SO3 भी कर देता है, कभी करते हैं कभी नहीं करते, मेन है कॉन्क H2SO4। तो ये क्या? सल्फोनेशन। क्या कहलाती है? और एक होती है फ्रिडल क्राफ्ट्स। तो ये तो नेम रिएक्शन हो गई। फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। क्या बोला? फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब कोई एल्काइल ग्रुप आता होगा, तो RX एल्काइलेशन किससे कराते हैं? RX। RX मतलब एल्काइल हैलाइड। पहचान पा रहे हो मेरे बोलते ही? एल्काइल हैलाइड, जैसे CH3Cl, इथाइल क्लोराइड में मिथाइल क्लोराइड, ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ हमारे कोर्स में एनहाइड्रस AlCl3 से। और एक है फ्रिडल क्राफ्ट, को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं FC, फ्रिडल क्राफ्ट्स। फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये भी कौन है? इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसके लिए क्या लेते हैं? या तो RCOCl लेते हैं, या ये क्या होता है आपको याद होगा सबको, एसिड एनहाइड्राइड। बोलने से तो याद आया, नहीं आया तो बना के दिखाऊं, बोलो जल्दी, टेंशन नहीं, सबको आ गया? तो देखिए हुज़ैफा जी आया या नहीं? ये दो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ये H उड़ा दिया, इसका ये OH उड़ा दिया, कौन उड़ गए? वाटर साहब। तो वाटर जब उड़ गया तो कौन कौन रोने लगे? उधर O रोने लगा और इधर C। तो इस O और C को हमने जोड़ दिया था क्या बॉन्ड से, और इधर जोड़ते ही क्या बन गया? जोड़ते ही क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड, जब हमने इसकी IUPAC भी सीखी थी। तो 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलो जल्दी से कौन कौन सी हैं? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट्स, एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट्स। 5-4 बार